हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आज मैं लाया हूं आपके लिए ऐसे फैक्ट जो मुझे यकीन है इनमें से 99% आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जैसे कि क्या करोगे तुम अगर कोई तुम्हारे सामने अपनी गोटियां पकड़कर कसमें खाने लगे तो कि मैं अपनी गोटियों की कसम खाकर कहता हूं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय और कुछ नहीं करूंगा। आई नो ऐसा कोई नहीं करता है ना, पर एक जमाना था जब लोग सच में ऐसा किया करते थे। और एक जमाना तो क्या, स्वीडन में तो इसी जमाने में विदेश के दूर देशों से कचरा इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन आखिर क्यों? और बिना पिए ये बेवड़ा हो जाता है। वेल, इन सभी के आंसर्स जानना है तो बने रहना इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके IQ को एकदम तेजी से बढ़ाने लगेगा। So let's get on. फैक्ट नंबर 1, गोटियों की रासलीला। अब भाई लोग, एंशिएंट रोम के लोग एक दूसरे की गोटियां पकड़कर ये शपथ लिया करते थे। और मैं कोई खेलने वाली गोटियों की बात नहीं कर रहा, असली गोटियां, इंसानी गोटियां। हालांकि इस तरीके से अपनी सच्चाई साबित करने की और दूसरे लोगों को अपना एलाय बनाने की शुरुआत रोमन्स ने नहीं की थी, पर इसको टेस्टिफाई नाम देने वाले रोमन्स ही थे। और इसकी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी लोग टेस्टिफाई के नाम को लेकर कंफ्यूज है, क्योंकि रोमन्स ने जिस लैटिन शब्द टेस्टी से टेस्टिफाई वर्ड को बनाया उसके दो मतलब है, एक तो टेस्टिकल्स और दूसरा है नंबर 3। मतलब क्योंकि रोमन्स फिटनेस को थर्ड पार्टी मानते थे तो लोग समझ ही नहीं पाते थे कि ये टेस्टिफाई टेस्टिकल्स के लिए है या तीसरे पर्सन के लिए है। और तुम्हें क्या लगता है मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। नंबर 2, रायन गॉसलिंग। अपने करियर की सबसे पॉपुलर मूवी दी नोटबुक में रायन गॉसलिंग को डायरेक्टर ने सिर्फ इसीलिए लिया था क्योंकि उन्हें चाहिए था कोई नॉट सो हैंडसम बंदा। और मूवी के डायरेक्टर ने बकायदा घर बुलाकर रायन से ये कहा था कि उन्हें मूवी में सिर्फ इसी रीजन के लिए लिया जा रहा है कि वो बाकी हॉलीवुड एक्टर्स की तरह हैंडसम और कूल नहीं है। और कौन सा चश्मा लगा के बैठा था डायरेक्टर साहब वो किसी को नहीं पता, बट उस मूवी के बाद रायन की कमाल धमाल एक्टिंग के चलते लोग आज भी इस मूवी के दीवाने बने हैं। सो इससे मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि कोई बंदा पॉपुलर होने के बाद हैंडसम लगने लगता है या फिर हैंडसम होता है इसीलिए पॉपुलर बनता है। वेल, आपको क्या लगता है? नीचे अपनी राय बिल्कुल शेयर करना हमारे साथ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? बाय द वे, नोटबुक के दीवानों के लिए ये फैक्ट जो इस मूवी को और भी खास बनाती है वो ये है कि द नोटबुक मूवी एक सच्ची कहानी पर आधारित थी। नंबर 3, $1 की चोरी। अब भाई लोग, क्या आप यकीन करोगे एक इंसान जेल में जाने के लिए सिर्फ इसीलिए तैयार था क्योंकि उसे पता थी कि वहां पर उसे फ्री हेल्थ सर्विस मिलेगी। मतलब जेल को ससुराल समझ के रखा था भाई ने, फ्री की खातिरदारी करवाने चले गए। बात यह है कि जेम्स वेरोन नाम के 59 इयर्स के एक बुढ़े इंसान बड़ी शराफत से एक बैंक में घुसा और एक क्लर्क को एक पर्चा दे डाला जिसमें लिखा था उसके पास गन है और उसे $1 दे दो। और बस $1 की इस लूट के बाद ये महाशय बकायदा बैठकर पुलिस का इंतजार करने लगे, जिसके बाद पुलिस आई और उन्हें पकड़ लिया। लेकिन इतनी मगजमारी भी सिर्फ $1 की चोरी के लिए? दरअसल जेल में हुए एक इंटरव्यू में, और हाँ जेल में इंटरव्यू भी होते हैं, जेम्स वेरोन ने बताया कि उन्हें बहुत सी बीमारियां थी पर उनके पास पैसे नहीं होने की वजह से उन्हें जेल में फ्री ट्रीटमेंट करवाने का लॉजिक ही सही लगा। और इसी वजह से उन्होंने बहक के महक के चहक के ये $1 की चोरी को अंजाम दिया। लेकिन इस कहानी का ट्विस्ट तो तब आया जब जेम्स वेरोन ने तो 3 साल तक जेल में रहने की प्लानिंग की थी, पर उन्होंने 1 साल के बाद ही जेल से बाहर आने की रिक्वेस्ट कर दी। और अब क्यों, ये मुझे मत पूछना, इसका जवाब मैंने बहुत ढूंढा लेकिन पता नहीं, मे भी उन्हें पसंद नहीं आया होगा। और अब ये खुद की इसी कहानी पर एक किताब लिख रहे हैं जिससे इन्हें कुछ पैसे कमाने की उम्मीद भी है, लेकिन आज भी इन्हें अपनी जेल की सैर का जरा भी खेद नहीं है। नंबर 4, स्वीडन रिसाइकलिंग रेवोल्यूशन। अब फ्रेंड्स, स्वीडन पे ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो कि स्वीडन को दूसरे देशों से कचरा खरीदना पड़ा। मतलब जहां पर लोग अपने कचरे को खुद के घर तक में नहीं रखते, वहां स्वीडन दूसरे देशों का भी कचरा अपने देश में इंपोर्ट कर रहा है, और वो भी पूरे 2.5 मिलियन किलो कचरा, यानी 250 करोड़ किलो का कचरा। तो भाई लोग, बात कुछ ऐसी है ना कि स्वीडन ने अपने देश के कचरे को खत्म करने के लिए कई सारे सॉलिड बंदोबस्त कर रखे हैं। स्वीडन में कचरा जमा करने के बाद उसे रिड्यूस करने के लिए उसे रीयूज करना पड़ता है या फिर रिसाइकल, या फिर इवन उसे जलाकर एनर्जी बनाना पड़ता है। और आप मानोगे नहीं, इसके चलते स्वीडन ने 2017 में अपने कचरे से इतनी एनर्जी जमा कर ली है जिससे वो 12,50,000 घरों की हीट है। और इसमें सिर्फ स्वीडन की गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि यहाँ की म्युनिसिपैलिटी, प्राइवेट कंपनीज और लोगों का मिला जुला सपोर्ट भी बड़े काम आया। और इसीलिए क्योंकि अब इस कचरे से बढ़ रही एनर्जी की डिमांड स्वीडन में जैसे बढ़ रही है, इसीलिए उसे दूसरे देशों में से कचरा इंपोर्ट करना पड़ता है। अमेजिंग, राइट? नंबर 5, आंख का बवंडर। अब भाई लोग, मैं आपको जो बताने वाला हूँ प्रकृति के विनाश का एक ऐसा मंजर कि आपकी रूह ही कांप जाएगी। ये बात है 1 सितंबर
नवंबर 1923 की, जब जापान में आया था द ग्रेट कैंटो भूकंप, जिसने टोक्यो और योकोहामा शहर को चुटकी में तहस महस कर डाला था। और अब इससे पहले कि वहां के लोग उस भूकंप से उभर पाते और कुछ कर पाते, उनके सर पर बरस पड़ी एक और मुसीबत, आग का बवंडर, जिसने 38,000 लोगों की जान सिर्फ 15 मिनट में ही जलाकर राख कर दी। लोगों के अक्खे के अक्खे घर जलकर राख हो गए और जो कोई भी इस आग के रास्ते में आया, ये आग सभी को निगल गई। इनफैक्ट कुछ लोग सुमीरा नदी के पास भूकंप से बचकर पहुंच पाए, जापान के इतिहास में इस 300 फीट ऊंची आग को वहां के लोगों ने ड्रैगन ट्विस्ट का नाम दे दिया। नंबर 6, बुरी किस्मत या बुरी ड्राइविंग। अब यारो सोचो, किसी की किस्मत कितनी बुरी हो सकती है? सोच लिया? गुड। अब ये सुनो, जितनी भी सोची है ना, इन महाशय की उससे भी कहीं ज्यादा बुरी थी। मतलब सन 1895 में ओहायो शहर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही कार्स थे। What? और ये था अच्छा वाला पार्ट। ट्विस्ट तो अब आने वाला है, क्योंकि पूरे शहर में सिर्फ 2 कार्स होने के बाद भी इन दोनों कारों के महान ड्राइवर्स ने पता नहीं कैसे एक दूसरे को एक ही सड़क पर ढूंढ निकाला और मार दी एक दूसरे को आमने सामने से टक्कर। और क्योंकि इसके पहले कोई भी 2 कार्स की एक्सीडेंट नहीं हुई थी, इसीलिए ये दोनों बन गए दुनिया के फर्स्ट डबल कार एक्सीडेंट का केस। नंबर 7, बिन पिए बेवड़ा। अब यारों, क्या बिना पिए किसी को नशा चढ़ता है? अगर ना कहने वाले हो तो जरा रुक जाओ यार, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपको एक ऐसे आदमी की कहानी जिसे बिना पिए ही नशा चढ़ जाता था। एक बार एक टेक्सास में रहने वाला इंसान इमरजेंसी रूम में 0.37 ब्लड अल्कोहल लेवल के साथ पहुंचा, लेकिन डॉक्टर्स का दिमाग ये सुन के चकरा गया जब इसने कहा कि इसने तो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं किया है। हाँ, वहां मौजूद सभी लोगों को यही लगा कि बेवड़ा झूठ बोल रहा है। बट जब इंसान की बॉडी को डॉक्टर्स ने चेक किया, तब उन्हें पता चला कि इंसान सच कह रहा था। दरअसल बात यह है कि इस इंसान को एक बीमारी थी जिसे दी ऑटो ब्रीवरी सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें इंसान के पेट में कार्बोहाइड्रेट जो खाने में होता है, वो इंसान के पेट में मौजूद कुछ बैक्टीरियाज की वजह से सड़ के फर्मेंट होके दारू यानी कि एथेनॉल में बदल जाता है। और फिर ये एथेनॉल इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब होकर ब्लड में घुल जाते हैं, जिससे इंसान को नशा अपने आप चढ़ जाता है। अब पता नहीं अच्छी बीमारी है या बुरी बीमारी है, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। नंबर 8, स्टक ऑन माइंड। अब यारो, क्या आपके दिमाग में भी बेवजह बेटाइम गाने बजे हैं? आप लोगों ने कुछ सुना? वो भी ऐसे सिचुएशन में जहां आप ना तो वो गाने गा पाओ और ना ही भूल पाओ। मतलब सोचो, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आंसर की जगह याद आ रहे हैं गाने, तो इसे ईयरवर्म या स्टक सॉन्ग सिंड्रोम कहते हैं। और ये तब होता है जब तुम कोई गाना सुनते हो जो तुम्हें सही से याद नहीं रहता, या फिर तुम्हें उस गाने के सिर्फ कुछ ही लाइन्स याद होती है जो तुम बड़बड़ा रहे होते हो। तब तुम्हारे ब्रेन को एक्चुअली में ऐसा लगता है कि एक अनफिनिश्ड टास्क है और वो उसे पूरा करना चाहता है, और इसी वजह से ये गाना रिपीट आपके माइंड में बजते ही रहता है, बजते ही रहता है, बजते ही रहता है, टूटे फूटे रिकॉर्ड की तरह। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, राइट? नंबर 9, जुगाड़। अब फ्रेंड्स जरा सोचो, आखिर कैसे एक 18 साल के लड़के ने अपने 4 साल की कॉलेज फीस सिर्फ और सिर्फ चिल्लर मांगकर भर ली। ये 18 साल के लड़के थे माइक हेज, और इन्होंने अपने माता पिता के सर पर कर्जे का बोझ ना आ जाए, इसीलिए ये जुगाड़ किया था, जिसमें इसने लोगों से सिर्फ 1 पेनी यानी विदेश के डॉलर का सिर्फ 1 सेंट मांगा। इन्होंने ये सिर्फ कुछ लोगों से नहीं बल्कि पूरे 200 न्यूज़पेपर्स में खुद पैसे देकर एक एड छपवा कर, बोलो, इसे पढ़ने वाले सभी लोगों से मांगा। और देखते ही देखते इसे सिर्फ यूएस के स्टेट से ही नहीं बल्कि बाकी जगहों से भी इन्हें पोस्ट के जरिए पैसे आने शुरू हो गए। वो भी इतने सारे पैसे कि कॉलेज की पूरी फीस बनने के बाद भी इसके पास पैसे बच गए, जिसे माइक ने आगे जाकर दूसरे जरूरतमंद स्टूडेंट्स की फीस के लिए डोनेट कर दिया। पर ये तो 1987 की कहानी थी, जब माइक को ये पैसा जमा करने के लिए 2.8 मिलियन लोगों की जरूरत थी। पर कैलकुलेशंस के अनुसार पता है, आज के टाइम पे किसी बच्चे को अगर ऐसा करना हो तो उसे पूरे 10 मिलियन लोग यानी 1 करोड़ लोग भी कम पड़ जाएंगे। नंबर 10, टूटा हुआ दांत। अब हेलो, क्या अगर मैं कहूँ कि एक टूटा हुआ दांत भी असल में जोड़ा जा सकता है? यकीन नहीं हो रहा है ना? मुझे भी नहीं हुआ था, पर ये होता कैसे है? सो वेल फ्रेंड्स, इसके लिए आपको चाहिए एक ऑब्वियसली टूटा हुआ दांत, जिसकी बत्तीसी से ये दांत टूटा हुआ है, उसका मुंह और एक डॉक्टर। वो डॉक्टर फिर कोई मेडिकल शेडिकल मिरेकल करके वाकई में इस दांत को जोड़ सकता है। पर प्लीज आप इसे घरों में ट्राई मत करना, वरना निकल जाएंगे आपके दूसरे भी दांत। और हाँ, इसे जोड़ना संभव तो है, बट वो सिर्फ कुछ ही समय के अंदर किया जाना चाहिए, वरना आज दांत तुड़वा कर कल डॉक्टर को जोड़ने बोलोगे तो हो सकता है वो ना जोड़े। बोनस फैक्ट, सांप ने की आवाज। और दोस्तों सावधान रहना, क्योंकि सांप कभी भी आपके कमोड से बाहर निकलकर आपके पिछवाड़े पर जोर से डस मार सकता है। बरसों पुरानी खबर है, क्या आपको पता है? बैंकॉक में 2016 में एक आदमी जब बाथरूम में पॉटी करने गया था, तब अचानक से उसके पिछवाड़े में एक पाइथन सांप ने घातक वार कर दिया।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जी हाँ, ये सांप दरअसल उसके टॉयलेट सीट के अंदर छिप कर बैठा था। तो अब सवाल ये आता है कि क्या सांप वाकई में हमारे टॉयलेट सीट के कभी ऊपर सीवेज पाइप्स के थ्रू आकर टपक सकते हैं? तो वेल, इसका जवाब है हाँ। सांप बिल्डिंग के पाइपलाइन से आपके टॉयलेट सीट तक पहुंच सकता है और वहां से आपके घर के अंदर तक घुस सकता है, और वो भी सिर्फ इन वेंटिलेशन पाइप से। और सांपों का इन वेंटिलेशन पाइप्स में होना, इसका श्रेय इनके भूख और प्यास को जाता है, क्योंकि इनका फेवरेट मील चूहा लाजवाब, चूहा लबाबदार, ये सब वेंटिलेशन पाइप में ही इन्हें वहां मिलता है। और अपने खाने की सुगंध को सूंघ सूंघ कर ये सांप भी इन वेंटिलेशन पाइप्स में इनका पीछा करने घुस चले जाते हैं। माइंड यू, ये चूहों की तरह वेंटिलेशन पाइप्स का गूगल मैप्स लेकर नहीं घूमते, और इसीलिए घूमते घामते रेंगते रेंगते ये गलती मलती भलती से यहाँ आपके कमोड तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए अगली बार जब भी आप कमोड में बैठे तो अच्छे से टॉयलेट सीट को चेक वेक कर लेना, पहले फ्लश मारना और फिर ही अपनी पैंट को नीचे फ्लश करना। सो अब फ्रेंड्स, बारी आ गई है तुम्हारी मेरे एक सवाल की जवाब देने की। मुझे बताओ, आखिर वो कौन सा दुकानदार है जो तुम्हारा सामान भी लेता है और तुमसे पैसे भी लेता है? मतलब सामान भी तुम्हारा जाए और दाम भी तुम्हारा जाए। इसका जवाब इंटरेस्टिंग है, कमेंट करके बताना मुझे अगर आपको पता है। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना। नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल का ऑप्शन बिल्कुल सिलेक्ट करना। और मिलेंगे एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एज अ रिजल्ट। जय हिंद।